2007 में जब ऋग्वेद को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर में शामिल किया गया था, इसे विश्व की विरासत बनाया गया, उसी वर्ष एनसीईआरटी के करिकुलम से वैदिक इतिहास डिलीट हो गया। पहली बार दुनिया के इतिहास में, शिक्षा के इतिहास में इतिहास मिटाने का काम भारत के इतिहासविदों ने किया। इतिहास से टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से हिस्ट्री, इतिहास दोबारा, यह मेरी जर्नी रही है। तो वेदों का पहला परिचय, फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन द इंग्लिश वाज रिटन नॉट बाय एन यूरोपियन बट बाय एन इंडियन। वो हैं पंडित गोवर्धन कौल। हमारी कल्चरल जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा गौरव है, उसे खंडित करने के लिए बहुत से प्रयास यूरोप से हुए। यूरोप हमारी राष्ट्रीयता को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि हमारी राष्ट्रीयता, हमारी कल्चर की ऊंचाई के सामने यूरोप की प्राचीन कल्चर, उसकी संस्कृति कहीं ठहरती नहीं है। आप भी अपने अपने क्षेत्र में रन फॉर हिस्ट्री आयोजित करें ताकि इतिहास से आपका संबंध जीवित रहे। वैदिक इतिहास की किताबों के पन्ने से गायब हो गया, वो लड़ाई आज भी जारी है। नमस्कार, मैं ललित मिश्रा, एक आईटी प्रोफेशनल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट। लेकिन मैं आपको आज एक दूसरी कहानी बताने जा रहा हूँ। वो कहानी जो मेरी है, लेकिन वो पूरे देश की कहानी बन गई। एक समस्या जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। लगभग 10 साल पहले की बात है। यहीं नोएडा में मैं रहा करता था और पड़ोस का एक बच्चा जो कि 11th क्लास में था, वो मेरे पास आया कि मैं उसकी कुछ हेल्प कर दूं हिस्ट्री की स्टडी में। उसे वैदिक हिस्ट्री में कुछ नोट्स बनाने थे, प्रोजेक्ट मिला हुआ था। मैंने कहा ठीक है, बैठते हैं शाम को ऑफिस से जब घर वापस आया, वो था मेरे पास। मैंने कहा एनसीईआरटी की बुक्स निकाल लो और वहाँ से हम नोट्स बनवा देंगे। बच्चे ने किताब निकाली, लेकिन उसमें वैदिक हिस्ट्री का चैप्टर नहीं था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि किताब बदल गई या करिकुलम चेंज हो गया। क्या हुआ? मैंने कहा कल बैठते हैं। और जो हिस्ट्री की किताब मैंने पढ़ी थी अपने स्टूडेंट लाइफ में, उसे निकाला और दूसरे दिन फिर बुलाया उसे। अब दूसरे दिन वो फिर आता है और एक दूसरे प्रकाशन की किताब लेकर आता है, लेकिन दोनों में हिस्ट्री का चैप्टर, वैदिक हिस्ट्री का चैप्टर नहीं था। तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। वेद भारत में लिखे गए और स्कूल में जिस किताब को मैंने पढ़ा उस किताब में पूरा चैप्टर ही नहीं है, और 2 चैप्टर तकरीबन 42 पेज एक साथ गायब थे। इसके बाद मैंने उसके नोट्स बनाए, किंतु वो बात मन में रह गई। मैंने एनसीईआरटी को अप्रोच किया, वहाँ गया, मेल किया, रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद ऑफिस आने जाने के रास्ते में एनसीईआरटी पढ़ती थी, वहाँ गया, डायरेक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया, बात की, लेकिन वो मीटिंग के लिए सामने नहीं आए। इंतज़ार किया, वापस आ गया, फिर गया, फिर वापस आया। इस तरह से मुझे ये समझ में आया कि ये शायद कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद मैंने इस मैटर पर और आगे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करी और जर्नलिस्ट को कांटेक्ट किया जो मेरे साथ में थे। उन्होंने सजेस्ट किया, एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने सजेस्ट किया कि आप एक आरटीआई लगाएं और उससे जो इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम इस पर स्टोरी करेंगे। आरटीआई की, उनके ऑफिस में गया, उन्होंने बुलाया, एडिटर के साथ में मीटिंग की, स्टोरी नहीं छपी। मेल्स और भी गई, फिर उन्होंने कहा कि एक और आरटीआई करें। दूसरी आरटीआई करी, फिर भी वो स्टोरी नहीं छपी। फिर दूसरे मीडिया हाउस पर गए, वहाँ प्रयास किया, स्टोरी नहीं छपी, उस विषय पर कुछ नहीं हुआ। इस तरह के जो तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, आप उनका नाम लें, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मीडियम में, सब जगह मैंने प्रयास किया। और एक दिन तंग आकर जो एडिटर्स गिल्ड है उसके तत्कालीन प्रेसिडेंट, उनको संपर्क किया, उनसे बात की, ईमेल लिखे और उन्होंने रिस्पांस दिया कि हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कराएंगे। पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, मैंने सारे तथ्य रखे, आरटीआईज़ की कॉपी शेयर की, लेकिन वो खबर नहीं छपी। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज तक अंग्रेजी माध्यम के किसी भी न्यूज़पेपर में
ये जो वैदिक हिस्ट्री भारत की एनसीईआरटी के करिकुलम से डिलीट हुई, उसकी खबर नहीं छपी। बाद में एक एडिटर हैं हिंदुस्तान हिंदी समाचार के, उनको व्यक्तिगत इस संपर्कों के माध्यम से अप्रोच कर रिक्वेस्ट की, तब एक छोटी सी खबर वैदिक हिस्ट्री डिलीट किए जाने की छपी शिक्षक दिवस के अवसर पर। ये इशू अभी तक ओपन है। इस घटना ने मुझे इतना उद्वेलित किया कि मैं इसके भीतर गहराई तक गया कि ऐसा क्या है। यदि इतिहास में छोटी सी भी चीज़ें घटती या बढ़ती हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज़ बनती है, नेशनल स्टोरी बनती हैं। लेकिन वैदिक इतिहास के 2 चैप्टर्स एनसीईआरटी के करिकुलम से, उनकी किताबों से डिलीट कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, और वो खबर नहीं बन पाती है। पत्रकार जो हैं, जर्नलिस्ट, वो मुझसे सिंपैथी रखते हैं, वो स्टोरी करना चाहते हैं, लेकिन वो खबर नहीं छप पाती है। ये एक कहानी है और इसने मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले गई, ऐसे रास्ते पर धकेला जिससे मैं इतिहास के क्षेत्र पर आ गया और बहुत सी कहानियों से दूसरी कहानियाँ और कहानियाँ जुड़ती चली गई। ये मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह बना रहा कि वैदिक इतिहास के चैप्टर्स को डिलीट करने की स्टोरी क्यों नहीं छप रही है। मैंने खुद पता किया और ये पाया कि आरटीआई में जिन लोगों के नाम आए वे लोग ही कॉलम राइटर्स हैं। अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स में और कुछ हिंदी के भी नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी वही लोग कॉलम लिखते हैं। और मज़े की बात ये कि वो लोग इतिहास की सुरक्षा के लिए, इतिहास में परिवर्तन ना हो, इस बात की मुहिम चला रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने एक कमिटी के फॉर्मेट में इकट्ठा होकर एनसीईआरटी को रिकमेंडेशन दी कि वैदिक इतिहास को हटा दिया जाए, और ऐसा हो गया। क्या आप यकीन करेंगे कि वैदिक हिस्ट्री को कब डिलीट किया गया, करिकुलम से कब बाहर किया गया? 15 साल हो गए। 2007 में जब ऋग्वेद को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर में शामिल किया गया था, इसे विश्व की विरासत बनाया गया, उसी वर्ष एनसीईआरटी के करिकुलम से वैदिक इतिहास डिलीट हो गया। इस स्तर की कॉन्स्पिरेसी हुई भारत के बच्चों के साथ, भारत की शिक्षा के साथ। 15 वर्ष हो गए। ये किन लोगों ने हटाया और क्या बातें थीं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें ऐसे नाम हैं, जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, रामचंद्र गुहा जो इस कमेटी के मेंबर थे, प्रोफेसर जया मेनन जो बहुत बड़ी रिनाउंड हिस्टोरियंस कही जाती हैं, और सारे लोग, इस सब लोग उस कमेटी के मेंबर थे। इनके सब कॉन्शस में ये बात नहीं आई कि इतिहासकार का काम होता है इतिहास लिखना। पहली बार दुनिया के इतिहास में, शिक्षा के इतिहास में, इतिहास मिटाने का काम भारत के इतिहासविदों ने किया। इतिहास से मेरा लगाव 2015 और 16 की इस घटना के दौरान नहीं हुआ था। इतिहास से मेरा लगाव बहुत पीछे से है। मैं इतिहास से टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी से इतिहास में बैक एंड फोर्थ इस तरह से मेरी एंट्री हुई है। 2009-10 की बात है। मैं अपने किसी प्रोफेशनल काम से दुबई में पोस्टेड था। वहाँ पर मुझे मदद करने के लिए उनकी तरफ से एक इंजीनियर और स्टाफ उपलब्ध कराया गया था। होटल ली मेरिडियन में मैं रहता था और सामने ही कुछ दूरी पर एक होटल रामी इंटरनेशनल था, और जो शख्स मुझे हेल्प करने के लिए आता था वो था मोहम्मद रामी। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो क्यूरियोसिटी बस मैंने पूछा, माय फ्रेंड, तुम्हारे नाम की मीनिंग क्या है अरेबिक लैंग्वेज में? क्योंकि रामी मेरा सब कॉन्शस मुझे राम से जोड़ता था, लेकिन मेरी सरप्राइज़ कि उसने कहा कि मीनिंग मुझे नहीं मालूम है। उसके अपने नाम का अर्थ वो नहीं जानता था। उसने ये ज़रूर बताया कि ये नाम अरब में एलीट क्लास के फैमिलीज़ के बीच में लोकप्रिय है, काफ़ी लोगों का नाम रामी होता है। वापस आने पर होटल में मैंने दोबारा गूगल से सर्च करके देखा तो पाया कि इज़राइल के पॉलिटिशियंस का नाम भी रामी है। रामी बीच में आगे या पीछे कहीं पर आता है। तो ये जो आइडेंटिटी है रामी, ये क्रॉस कल्चरल हो गई, जिसका अर्थ नहीं जानते वो लोग, लेकिन यूज़ करते हैं। मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और भारत आकर मैंने वाल्मीकि रामायण हाथ में ली और इस उम्मीद में खोजने लगा कि किसी पन्ने पर मुझे ये कहानी के लिंक मिल जाएंगे। तो वाल्मीकि रामायण में मिला। वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान राम का बाण जिस जगह गिरा वहाँ मरुस्थल बन गया। मरुस्थल बन गया तो उसके बदले में भगवान ने आशीर्वाद दिया
कि वहाँ पर स्नेह पदार्थ मिलेंगे। स्नेह पदार्थ अर्थात संस्कृत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम जेली आपने देखी होगी। एक तीसरा मार्कर भी वाल्मीकि रामायण में मिला, वह यह था कि बीच में जो समुद्र अभी भी है उसमें तिमिंगल मछलियाँ अर्थात बड़े आकार की मछलियाँ मिलेंगी। आज भी व्हेल मछली वहाँ पाई जाती है। तिमिंगल का अर्थ भी यदि आप डिक्शनरी देखें तो व्हेल मछली लगाया जाता है। इस तरह ये 3 मार्कर मिले जिससे मुझे यकीन हो गया कि हमारा कोई कल्चरल कनेक्ट इस्लाम के आने के पहले भी अरब से था। इतिहास, इस घटना से इतिहास से मेरा जुड़ाव नहीं हुआ। मुझे बहुत पहले से इतिहास में रुचि थी और मैं अध्ययन करता था। इतिहास से टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से हिस्ट्री, इतिहास दोबारा, यह मेरी जर्नी रही है। और मुझे लगता है कि इस यात्रा में मुझे परिस्थितियों ने खींच लिया है और आज उसमें मेरी विशेषज्ञता बन गई है। जब मैंने अपनी टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपनी जॉब स्टार्ट करी तो एक दिन मुझे एक इनवाइट आया। उन दिनों ना व्हाट्सएप हुआ करता था, ना फेसबुक हुआ करता था, लेकिन कुछ प्रोफेसर्स दिल्ली के, ये लोग याहू ग्रुप्स में डिस्कशन किया करते थे। एक इनवाइट मिला, मैंने ज्वाइन कर लिया। वो ग्रुप था इंडिया के सबसे बड़े स्वनाम धन्य हिस्टोरियंस का, जिसमें मैडम रोमिला थापर थीं, डी.एन. झा थे, के.एम. श्रीमाली थे और भी दूसरे लोग थे। उसमें कुछ एडिटर्स भी थे नेशनल न्यूज़पेपर के और मैगजीन्स के। इसमें हार्वर्ड से प्रोफेसर माइकल विट्जेल हुआ करते थे, दूसरे लोग थे। इस ग्रुप में मैं आ गया, देखा कि कैसे हमारे इतिहास के स्रोतों को गलत तरीके से पढ़ा जाता है और फिर लिखा जाता है। माइकल विट्जेल ने एक स्टोरी बनाई उन दिनों कि ऋग्वेद के आर्यंस को समुद्र का ज्ञान नहीं था। वो धान अर्थात राइस खाना नहीं जानते थे, उससे परिचित नहीं थे। मैंने वेद पढ़े थे, आईटी का होने के नाते मेरे पास सारे मंत्र डिजिटलाइज फॉर्मेट में उपलब्ध थे। मैं देख के आश्चर्यचकित रहा कि जो भारत के संस्कृत के स्कॉलर्स हैं वो भी इस बात का काउंटर नहीं दे पा रहे हैं कि क्या हमारे आर्यंस को उन दिनों समुद्र का ज्ञान था या नहीं था, वो धान या चावल खाना जानते थे या नहीं जानते थे। जबकि ऋग्वेद में एक सूक्त ही था, आप देखेंगे तो तीसरे मंडल में 3.52, तीसरे मंडल का 52वां सूक्त है धान सूक्त, जो केवल धान के बारे में है। समुद्र के बारे में बात थी तो समुद्र के 50 से ज़्यादा रेफरेंसेस ऋग्वेद में मिलते हैं। सिंधु भी एक नाम है आजकल समुद्र के लिए, बाद में हिंदी और संस्कृत में प्रयुक्त हुआ, ये नाम भी है, लेकिन सिंधु सागर में मिलती है। इस तरह के 2 अलग अलग प्रयोग थे। तो ये कंफ्यूज करने का प्रयास किया प्रोफेसर माइकल विट्जेल ने कि सिंधु समुद्र है या समुद्र झील है, लेकिन ऋग्वेद में एक दूसरा शब्द था झील के लिए, ह्रद। ह्रद अर्थात लेक, जो ऐसा पानी का वाटर बॉडी जो कई तरह से चारों तरफ से सीमा के भीतर, एक बाउंड्री के भीतर में लिमिटेड है, वो है ह्रद। और मज़े की बात, समुद्र की परिभाषा, साइंटिफिक डेफिनीशन वो हमें ऋग्वेद में मिलती थी कि ये जो समुद्र है ये बहुत विशाल फैला हुआ है। इट्स ए वाइड स्प्रेड वाटर बॉडी, प्रपथ अर्थात काफ़ी फैला हुआ है, वास्ट है। और ये यदि हम ओशियनोलॉजी का इतिहास देखें तो ये विश्व इतिहास की पहली परिभाषा है, फर्स्ट डेफिनेशन जो हमें ऋग्वेद में मिलती है समुद्र की। बाद में रसिया के एक ओशियनोलॉजिस्ट ने, जो समुद्र विज्ञानी होते हैं, उन्होंने जब परिभाषा दी तो यही परिभाषा दी कि समुद्र एक बहुत बड़ी लार्ज वाटर बॉडी होती है। तो हमारे लोग परिचित थे और हम परिभाषाएं भी दे रहे थे। मुझे चांस था उस डिबेट में, मैंने सारे मंत्र उठाए और प्रोफेसर विट्जेल को, हार्वर्ड के प्रोफेसर विट्जेल को दे दिए, वो जवाब नहीं दे पाए। धान के मंत्र उठाए और उन्हें दिए, वो जवाब नहीं दे पाए। इस तरह से हार्वर्ड के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत पर मैंने अपनी पहली विजय प्राप्त की। हमने जीतना शुरू किया और इस इंटेलेक्चुअल फोरम में एक मेरी छवि बन गई कि भारत के लोग हार्वर्ड के प्रोफेसर्स को हरा सकते हैं, हम उन्हें जीत सकते हैं। ये एक दूसरा माइलस्टोन आया। जो आर्यन माइग्रेशन और इन्वेजन की लड़ाई है, जो ये विवाद है, इसके 2 पहलू हैं। पहले कहा जाता था कि इन्होंने इन्वेड किया, फिर बाद में जब ये थ्योरी नहीं बन पाई तो फिर कहने लगे कि इन्होंने माइग्रेट किया। इन्वेडर्स दूसरे होते हैं, वो हमला करते हैं, माइग्रेंट्स दूसरे होते हैं, वो शरण लेते हैं। तो हमलावरों को रातों रात हमारे इतिहासकारों ने शरण लेने वाले शरणागत लोगों में बदल दिया, लेकिन कहानी वही रही कि हम बाहर से आए। और इसके बारे में 2
थ्योरी दी गई, एक लॉर्ड कॉलिन रेनफ्रू की थ्योरी है, जो कैम्ब्रिज के हिस्टोरियन है, भारत के बारे में बहुत लिखा उन्होंने, उनसे मेरा इस बारे पर विवाद हुआ। और उनकी जो थ्योरी थी कि हम सीरिया के रास्ते से भारत आए, तो मैंने पूछा भारत आके क्या किया हमने? उन्होंने कहा कि सीरिया में हमने कृषि की थी, एग्रीकल्चर सीरिया में शुरू करी, उसे देखकर फिर भारत में शुरू करी। मैंने कहा लॉर्ड कॉलिन रेनफ्रू, यदि एग्रीकल्चर सीरिया में पहले शुरू हुई और फिर हम उनसे सीखकर भारत में किए, तो क्या भारत के एग्रीकल्चर के फार्मिंग के वर्ड सीरिया में मिलते हैं? वो एक लिंग्विस्टिक हिस्टोरियन है, लेकिन सीरिया में और यूरोप में जो कृषि के शब्द हैं वो भारत की कृषि के शब्दों से अलग हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मुझे एक ईमेल में अपॉलॉजी भेज दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप मूल पर प्रश्न करें और डिफेंसिव ना रहें, हर चीज़ का जवाब न ढूंढें, आप ऑफेंसिव रहें, आप सही प्रश्न उठाएं, तो यूरोप के बड़े से बड़े विद्वान भी डिफेंसिव होंगे। वो भी हारते हैं, तर्क में हारते हैं, एविडेंसेस में हारते हैं, और ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई, ये अभी चल रही है। मेरा आपसे संदेश ये है, मैं आपका आह्वान ये करता हूँ कि आप भी इस लड़ाई में सामने आएँ, लेकिन डिफेंसिव ना बने, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन न खोजें, सही सवाल पूछें। आपके सवालों के उत्तर यूरोप से या वेस्ट से नहीं मिलेंगे, क्योंकि तथ्य आपके साथ में है, सच आपके साथ में है। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हार्वर्ड के प्रोफेसर माइकल विट्जेल और दूसरे लोगों का क्या इंटरेस्ट है ये साबित करने में कि हमारे आर्यंस, ऋग्वेद के निर्माता, वे समुद्र के बारे में नहीं जानते थे या धान खाना नहीं जानते थे, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये है कि यदि आर्यन माइग्रेशन के थीसिस को देखा जाए तो वो सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के उस पहाड़ी इलाके से शुरू होती है जहाँ पर समुद्र नहीं है, जहाँ पर धान की खेती नहीं होती है। तो यदि ऋग्वेद में हमें समुद्र का वर्णन मिल जाता है, इसका मतलब है कि जो आर्यंस हैं उस समय के, जो भारतीय हैं, उन्हें समुद्र तक का ज्ञान है, वो समुद्र जाते पूरे भारत का नॉलेज रखते हैं। जबकि यदि वो आएंगे, पश्चिम से आएंगे, खैबर पास से आएंगे भारत, तो पहले पंजाब देखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश आएंगे, फिर यमुना पार करेंगे, तो क्रमशः उनका ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन वो ऋग्वेद में ही यदि समुद्र जानते हैं, तो इस थ्योरी को चैलेंज मिलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जब से हम एंट्री बता रहे हैं उस समय तक वो पूरे भारत में स्प्रेड हो चुके हैं और वो धान की खेती कर रहे हैं, जबकि धान होती नहीं है। तो कब सीखा उन्होंने खेती करना? ये ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल है, जो कहते हैं कि आर्यंस बाहर से आए भारत में। यही वो कारण था कि वो प्रीएम्प्टिवली, कि पहले से हम स्थापित कर दें कि ये लोग ये नहीं जानते हैं। अपना प्रश्न ना से, नेगेशन से स्टार्ट किया उन्होंने। ऐसा नहीं है, अब आप ढूंढते रहिए कि ऐसा है, अब आप साबित करते रहिए कि ऐसा हुआ है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसमें उनकी पराजय हो गई, हमने उन्हें हरा दिया। आर्यंस के प्रश्न पर सबसे पहले भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने युद्ध शुरू किया था। ये बैटल स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद ने वेदों का अध्ययन किया था, और आपको बताएं कि ये माना जाता है कि जब यूरोपियंस भारत आए तब वैदिक स्टडी शुरू हुई, लेकिन ये सही नहीं है। आपको पीछे ले चलता हूँ मैं, 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में, जब पंडित गोवर्धन कौल, कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित हैं, वो काम करने, जॉब की तलाश में जाते हैं कलकत्ता, और सबसे पहली बार वो वेदों के परिचय पर एक आर्टिकल लिखते हैं जिसे विलियम जोन्स 1785-86 के दौरान अपनी एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित करते हैं। तो वेदों का पहला परिचय, फर्स्ट इंट्रोडक्शन इन द इंग्लिश वाज रिटन नॉट बाय एन यूरोपियन बट बाय एन इंडियन। वो हैं पंडित गोवर्धन कौल। और जो पहला इंस्क्रिप्शन जिस व्यक्ति ने पढ़ा संस्कृत का, उसकी भी क्रेडिट हम देते हैं कि यूरोपियंस ने पढ़े हमारे इंस्क्रिप्शन, मतलब शिलालेख। लेकिन ये काम भी भारतीय ने किया, पंडित राधाकांत शर्मन। इन दोनों के आर्टिकल यदि आप पहले जनरल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में देखेंगे तो 1785, 86, 87 के दौरान छपे हुए हैं। तो हमने ही अपने इतिहास की खोज की और हमसे सीखा यूरोपियंस ने। जो कल्चर हमारे वैदिक युग में हम लोगों ने भारत में डेवलप की थी, उसमें बहुत सी भी ऐसी विशेषताएं हैं जिसको यूरोप स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो हमारी कल्चरल जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा गौरव है, उसे खंडित करने के लिए बहुत से प्रयास यूरोप से हुए।
जिनमें एक बहुत बड़ा प्रयास किया कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स ने भारत का इतिहास लिखा और वो इतिहास केवल हमारी पराजय का इतिहास है। कैसे हम इस्लामिक, तुर्क और दूसरे इन्वेडर्स के हाथों नहीं जीत पाए, हारते रहे, केवल वही डेट्स और वही नैरेटिव मार्क्स ने अपनी इतिहास की किताब में लिखा। इससे ये प्रश्न उठता है कि मार्क्स क्यों भारत के गौरव को स्वीकार नहीं करना चाहता था, वो क्यों खंडित इतिहास दिखाना चाहता था। उसका कारण है कि मार्क्स का भी एक साम्राज्यवादी कॉलोनियल माइंड था। वो चाहता था कि भारत टूट जाए और फिर यहाँ पर हम मार्क्सवादी प्रशासन, मार्क्सवादी शासन व्यवस्था स्थापित करें। इसलिए उसने ऐसा कहा। उसने कहा कि यदि ब्रिटेन भारत का शोषण कर रहा है तो इसे करने दें, ये गलत है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, भारत को आज़ाद नहीं होना चाहिए। ये भारत में आज़ादी तब आएगी जब हम क्रांति लाएंगे। तो कार्ल मार्क्स का ये था। लेकिन कार्ल मार्क्स ने चीज़ें सीखी कहाँ से? तो ये एक पूरी विचारधारा है जो जर्मनी से चल रही थी। मार्क्स के पहले हेगल थे जर्मनी में, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भारत की छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर आलोचना की। लेकिन भारत महान है। जब उन्होंने देखा और यूरोपियन स्रोतों के माध्यम से देखा कि भारत में भारतीय हिस्ट्री में साइंस का इतिहास है, विज्ञान है, गणित है, एस्ट्रोनॉमी है, ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है, तो अंत में हेगल को हार माननी पड़ी और उसने लिखा कि भारत के लोगों ने मानना पड़ता है कि विज्ञान के क्षेत्र में इतनी ऊंची प्रगति थी। उसकी आलोचना बंद नहीं हुई, पर वो हमें मानने के लिए बाध्य हो गया। तो हमने ही सबसे पहले राष्ट्र बनाया। आपको याद है कि 2016 में जेएनयू में एक भारत तेरे टुकड़े होंगे मूवमेंट चला और एक ख़ास तरह के लोगों ने चलाया। वो हमारे राष्ट्र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनके तर्क वही हैं जो मार्क्स ने दिए और जो हेगल ने दिए। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास नहीं है, भारत अलग अलग स्टेट्स का एक समुच्चय है, इट्स ए ग्रुप ऑफ द स्टेट्स, एक फेडरेशन है, जबकि हम शुरू से एक राष्ट्र थे। राष्ट्र के मंत्र हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। लेकिन यदि आप देखें इरफान हबीब ने क्या कहा, वो कहते हैं कि ऋग्वेद में भारत का नाम ही नहीं है, लेकिन भारत की परिभाषा, भारत की सीमा हमें ऋग्वेद से ही मिलने लगती हैं। इतना उल्टा इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, नरेटिव ऐसा है। तस्मा अग्निर्भारतः, ये ऋग्वेद का मंत्र है। और ऐसे बहुत से मंत्र हैं कि भारत अग्नि का स्वरूप है। हमारे ऋषि ये कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं कि भारत में अग्नि का आविष्कार हुआ, जो मॉडर्न होमोसेपियंस की कल्चर कहलाती है, जो आधुनिक मानव है। उस आधुनिक मानव ने यूरोप और भारत को मिलाकर जहाँ पर अग्नि का आविष्कार किया, दोनों जगह की तुलना में सबसे पहले आविष्कार इंडिया में हुआ, भारत में हुआ। जेएनयू में जो तर्क दिए गए वो वही तर्क हैं जो मार्क्स ने और हेगल ने दिए थे। यूरोप हमारी राष्ट्रीयता को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि हमारी राष्ट्रीयता, हमारी कल्चर की ऊंचाई के सामने यूरोप की प्राचीन कल्चर, उसकी संस्कृति कहीं ठहरती नहीं है। ये जो इतिहास की लंबी लड़ाई थी, ये विश्वविद्यालयों और बौद्धिक जगत के बीच सीमित थी, लेकिन यह जन जन की लड़ाई थी, क्योंकि इतिहास जनता बनाती है, इतिहासकार उसे सिर्फ लिखता है। भारत में कुछ ऐसा हुआ कि इतिहासकारों ने दावा करना शुरू किया कि इतिहास हम बनाएंगे, जबकि इतिहास जनता का होता है। तो इसी दौरान मुझे एक विचार आया कि क्यों ना हम इस लड़ाई को सामने ले चलें। और इसके बाद 2016 में मैंने रन फॉर हिस्ट्री, एक मूवमेंट दिल्ली में शुरू किया। और पहली बार इतने रन होते हैं, रन फॉर पीस, रन फॉर इन्वायरमेंट और दूसरे तरह के रन किए जाते हैं जो बहुत लोगों का आकर्षण खींचते हैं। हमने रन फॉर हिस्ट्री किया। आप भी अपने अपने क्षेत्र में रन फॉर हिस्ट्री आयोजित करें ताकि इतिहास से आपका संबंध जीवित रहे। और रन फॉर हिस्ट्री के बाद, हालांकि उसमें बहुत कम लोग आए, लेकिन वो मूवमेंट चला। वो एक वैचारिक युद्ध का एक ऐसा सोपान था जिसने नेशनल लेवल पर एक सनसनी फैला दी और बहुत बड़े न्यूज़पेपर्स में, यहाँ तक कि इकोनॉमिक टाइम्स में ये मुख्य पृष्ठ की सबसे बड़ी खबर बनी। इतनी बड़ी खबर कि पहले पृष्ठ का आधे से लगभग आधा हिस्सा केवल इस पर था कि भारत के लोग इतिहास के लिए दौड़े। तो एक मुकाम दूसरा मुकाम इस तरह से सामने आया। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी हर वर्ष, और वो दिन था जनवरी का, इसी समय
जब स्वामी विवेकानंद का जन्म जयंती दिवस मनाया जाता है, इसी दौरान रन फॉर हिस्ट्री हमने की। इसके बाद फिर भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, जो कमेटी 10,000 BC से, अर्थात अब से 12,000 साल पहले से भारत का इतिहास का एक सैद्धांतिक, एक रेफरेंस नरेटिव बनाती, वो कमेटी बनी। दुर्भाग्य से उस कमेटी से ये काम संपन्न नहीं हुआ और लड़ाई अभी तक जारी है। लेकिन वो लड़ाई जो पहले शुरू की थी मैंने कि वैदिक इतिहास की किताबों के पन्ने से गायब हो गया, वो लड़ाई आज भी जारी है। उस पर विजय नहीं मिली, भारत में ही विजय नहीं मिली, संसार के तो बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स को हमने जीता, डिबेट जीते, लेकिन वो युद्ध भारत के वैदिक इतिहास का युद्ध आज तक अनिर्णित है, वो जीता नहीं गया। तो भारतीय इतिहास के लिए, अब भारत की ऐतिहासिक पहचान के लिए जो मैंने संघर्ष किया, जो शोध की, रिसर्च किए, उसका मुझे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिला बिना प्रयास किए हुए। एक दिन एक चिट्ठी मुझे मिली MIT विश्वविद्यालय नोएडा से कि हम आपको अपने यहाँ के सलाहकार बोर्ड में शामिल कर रहे हैं। मैं शामिल हो गया। इसके बाद जो मैंने वैदिक युग में विज्ञान था हमारा, उस पर जो कार्य किए थे, उसके बदले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र में मुझे वहाँ का भी सलाहकार नियुक्त किया। तो एक व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी का था, वो 2-2 विश्वविद्यालयों में एक साथ उनके इतिहास और संस्कृति के विषयों के बोर्ड में सलाहकार था। और मैं ये देखकर बड़ा प्रोत्साहित होता रहा। आप भी जब भी सार्थक प्रयास करेंगे तो उसके परिणाम की आकांक्षा ना करें, परिणाम सुखद अपने आप आएंगे। यही मेरा संदेश है आपके लिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अधूरे युद्धों का विजेता हूँ। NCERT की जो लड़ाई वैदिक इतिहास के लिए शुरू हुई थी, वो आज तक भी जीती नहीं गई है। मेरा युद्ध अधूरा है। आप यदि साथ में आएँ और जहाँ हैं वहीं से इतिहास की लड़ाई लड़ें, तो शायद हमें विजय मिले। मेरा आपसे यही आह्वान है, जहाँ हैं आप वहीं रन फॉर हिस्ट्री करें, या जो कुछ कर सकते हैं अपनी विरासत के लिए उसे करते चलें। दुनिया सुनेगी।